एक्सप्लेनेशंस के कुछ टर्म्स हमारे बाकी रह गए हैं, और जो बाकी रह गए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको डिटेल में समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे और रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से मैं लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। और एक और बात दोस्तों, आप अगर लेक्चर अटेंड करते हैं तो कोशिश करा करिएगी सॉरी 7 बजे तक आ जाए यहाँ पे बच्चे, क्योंकि बीच में आप कनेक्ट होते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। तो 7 बजे आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि 7 बजे सर की क्लास है, मुझे यूट्यूब लाइव जाना है, 5 मिनट पहले ही आ जाए, ठीक है। तो पहली जो हमको एक्सप्रेशन समझना है आज जनरल एक्सप्लेनेशन के अंदर, वो है दोस्तों मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये जो शब्द है ये प्रॉपर्टी लॉ में तो हमने कई बार देखा है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। पर दोस्तों इंडियन पीनल कोड के अंदर भी, क्रिमिनल लॉ के भी अंदर भी इस एक्सप्रेशन की अपना एक महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, और आप लोगों को भी जानकारी होगी काफी लोगों को, जो थेफ्ट का क्राइम है, जो चोरी का क्राइम है, वो सीधा सीधा रिलेटेड है मूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर है उसमें भी जब हम प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं, उसमें भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें ये मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली इंटर रिलेट करता है। तो आज समझते हैं कि आईपीसी के तहत मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये जो शब्द आईपीसी में लिखा हुआ है इस चीज के लिए वो है कॉर्पोरियल। 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कॉर्पोरियल। तो ये जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसी चीजें जिनको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, कहने का मतलब आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हो, वो सारे मूवेबल प्रॉपर्टी बन सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट क्राइटेरिया। क्या होना चाहिए? फिजिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कोई चीज मानिए वो फिजिकल नहीं है, मेंटल है, आपके दिमाग में है। जैसे आपका किसी के बारे में ओपिनियन, आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें दोस्तों कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में है। मूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा शब्द जैसे कि एक बच्चा बोल रहा है टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई कि क्या क्राइटेरिया है। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या चीजें नहीं कहलाएंगी, इस तरीके से बिल्कुल निगेटिव सेंस में डेफिनेशन को डिजाइन किया गया है। ये बताया गया है कि क्या क्या चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो पता चल गया तो बाकी का जो कुछ भी है वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी बन सकता है। कैसे? क्या क्या नहीं होगा? लैंड, जमीन, जो टेरिटरी है, जमीन है दोस्तों, वो कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। आप सभी को पता है, कोई भी लॉजिकल आदमी होगा, आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे, लैंड को देख के आप कभी नहीं कह सकते कि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, थिंग अटैच्ड टू अर्थ, थिंग अटैच्ड टू अर्थ, ऐसे कोई वस्तु, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई चीज जो जमीन से, पृथ्वी से अटैच्ड है, जुड़ी हुई है, वो भी दोस्तों मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ से अटैच्ड है, जमीन से अटैच्ड है, तो उसको मूव कैसे करोगे? वो तो अटैच्ड है ना, मूव कैसे करोगे? मूव हो ही नहीं सकता वो। तो ये भी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। क्या होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और तीसरा, कोई ऐसी चीज जो परमानेंटली, ये इंपॉर्टेंट है, परमानेंटली फास्टन्ड है, किससे? जमीन से। कोई ऐसी चीज जो हमेशा के लिए परमानेंटली ऐसी चीज से बंधी हुई है, ऐसी चीज से फास्टन्ड है जिसको हिलाया नहीं जा सकता, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक सेकंड के लिए आप अगर भूल जाएं कि ये लॉ की क्लास है और आप कानून सीख रहे हैं, अपना कॉमन सेंस अप्लाई करें और ये तीनों एग्जाम्पल्स को दोबारा देखें,
तो आपका कॉमन सेंस ही आपको बता देगा कि ये तीनों मूवेबल प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकते। पहला जमीन, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ऐसी हर चीज जो अटैच्ड है उस चीज से जो जमीन है या फिर अर्थ है, जमीन से कोई चीज जुड़ी हुई है, बिल्कुल अटैच्ड है उससे, तो वो कैसे मूव होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी। और तीसरा, कोई चीज जो परमानेंटली बंधी हुई है किसी चीज से, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। इन दो का एक एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, थिंग अटैच टू द अर्थ। अब इसका आप खुद सोचो, क्या क्या चीज हो सकती है जो जमीन से जुड़ी हुई होती है? क्या क्या चीज हो सकती है? सोचो, जमीन पे घर बना हुआ है ना? तो घर क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। घर को आप हिला सकते हो? अपने घर को उठा के लेके जा सकते हो कहीं पे? नहीं। क्या है वो? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे ही कोई भी किसी भी प्रकार की बिल्डिंग हो गई, ठीक है? ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? थिंग अटैच टू द अर्थ। इसको देखो, परमानेंटली फास्टन टू समथिंग। मानो आपने जो घर बनाया उसका मेन गेट है, लोहे का गेट है, आप उसको बनवा के लाए, अच्छा सा डिजाइन करवाया आपने और उसको फिर फिक्स करवा दिया पिलर्स पे। जैसे ही वो फिक्स हो गया, क्या हो गया? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि उसको आपने परमानेंटली फास्ट, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको रोज पिलर से उखाड़ते हो और फिर साइड में रख देते हो, नहीं ना। वो आपने इसलिए लगाया है कि जब तक उसमें जान रहेगी वो वहां पे लगा रहेगा। तो क्या हो गया? ऐसी चीज जो परमानेंटली बंधी हुई है, किससे? इमूवेबल चीज से। और यहां पे किससे बंधी हुई है? पिलर से। पिलर क्या है? आपका घर। तो लैंड, थिंग अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू अर्थ, ये सारी चीजें दोस्तों क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनके अलावा जो बाकी की सारी चीजें हैं, जो जिसको हम फिजिकल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जिसको हम टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, जिसको कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो सब दोस्तों मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में गिरती है। इन तीन चीजों को हटा दो, बाकी सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 22 डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। ये कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, और इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? लैंड, थिंग अटैच टू द अर्थ और थिंग फास्टन टू द अर्थ, ये इंक्लूड नहीं होते। इनके अलावा सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। अगर दोस्तों मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब दो शब्द आएंगे आपके सामने जिनको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बार बार आपको परेशान करेंगे। आप स्टैट्यूट पढ़ोगे, आपके सामने बार बार आएंगे, इसलिए आज ही उनको समझ लो और उनका किस्सा कर दो खत्म। ये दो शब्द हैं दोस्तों, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। पहला वाला शब्द दोनों में कॉमन है, रॉन्गफुल। जो दूसरा है, एक है गेन, एक है लॉस। पहले मैं आपको बताता हूं रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल शांति से समझने की कोशिश करना। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो बच्चे। रॉन्गफुल गेन, जैसे कि दो शब्द है यहां पे, एक लिखा है रॉन्गफुल, एक लिखा है गेन। रॉन्गफुल से हमें पता चल रहा है कुछ है गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। और गेन मतलब क्या होता है? फायदा होना। गेन मतलब क्या होता है? फायदा होना। तो रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो फायदा हो रहा है। किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, उससे लेना देना नहीं है। सबसे पहला रॉन्गफुल गेन में हमेशा फायदा होगा, ठीक है? पर ये जो फायदा होगा, इसकी वजह हमेशा अनलॉफुल मीन्स रहेंगे। मतलब किसी भी, कभी भी कानूनी तरीके से फायदे को रॉन्गफुल गेन नहीं बोलेंगे। जो फायदा अनलॉफुल तरीके से हो रहा है, अनलॉफुल मीन्स से हो रहा है, मतलब ऐसे तरीकों से हो रहा है जिनको कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता या कानून रोकने की कोशिश करता है, अनलॉफुल मीन्स जो अनलॉफुल होते हैं, अगर ऐसे तरीकों से कोई फायदा हो रहा है, वो गिरता है रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन में। और जिस भी व्यक्ति को फायदा हो रहा है इस रॉन्गफुल तरीके से, इस अनलॉफुल तरीके से, वो जो भी उसको फायदा हुआ है उसके लायक नहीं है। मतलब ये जो उसको फायदा है उसका नहीं होना चाहिए था,
ठीक है, वो उसको लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, उसको नहीं मिलना चाहिए था ये फायदा एक्चुअल में किसी और का होना चाहिए था, उसका नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। रॉन्गफुल का गेन का मतलब है गेन होना, फायदा होने की वजह कोई अनलॉफुल मीन से किसी गलत तरीके से फायदा किया गया है, और जिसको फायदा हुआ है उसका फायदा नहीं होना चाहिए था, नॉट लीगली एंटाइटल्ड। जब ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, गेन हो जाएगा, गलत तरीके से हो जाएगा, और जिसका हुआ है उसका नहीं होना चाहिए था, तब हम बोलते हैं कि रॉन्गफुल गेन हुआ है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स याद करना। इसी के उलट दोस्तों एक और शब्द आता है, उसको बोलते हैं हम रॉन्गफुल लॉस। ये सेक्शन 23 के अंदर ही है, दोनों शब्द एक ही सेक्शन में डिफाइन करे गए हैं। यहां पे भी 2 शब्द हैं दोस्तों, रॉन्गफुल और लॉस। ठीक है, यहां पे भी गलत तरीके से, पर यहां पे फायदा नहीं हो रहा, यहां पे क्या हो रहा है, लॉस मतलब नुकसान। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले लॉस होगा। ठीक है, नुकसान होगा, किसका होगा किसका नहीं होगा उससे लेना देना नहीं, पर सबसे पहली चीज की नुकसान होगा। दूसरा, ये जो नुकसान हो रहा है ये अनलॉफुल तरीके से हो रहा है, मतलब ये नुकसान जिस भी व्यक्ति का किया जा रहा है ये गलत तरीके से किया जा रहा है, कानून के द्वारा, रिकॉग्निशन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, किसी का भी अनलॉफुल तरीके से नुकसान किया जा रहा है। ठीक है, और जिस व्यक्ति का भी नुकसान हो रहा है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए था, उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए था, इस अनलॉफुल तरीके की वजह से उसका नुकसान हुआ है। तो क्या है रॉन्गफुल लॉस में, क्या क्या होता है, एक तो नुकसान हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, और जिसका हुआ है उसका नहीं होना चाहिए था। तो आप देखो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दोनों एक दूसरे के उलट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है, रॉन्गफुल गेन में क्या हो रहा था, ध्यान से देखो फिर से, रॉन्गफुल गेन में क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था, पर फायदा गलत तरीके से हो रहा था, और जिसका हो रहा था उसका नहीं होना चाहिए था। और रॉन्गफुल लॉस में क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, और जिसका लॉस हो रहा है उसका नहीं होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अगर डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर है तो वाई टाइप कर दो बच्चे। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम सोचें, आप खुद सोचो, किसी भी व्यक्ति का कोई भी नुकसान होता है जो कानून के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, वो सारे रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन में गिर जाएंगे। अब वो और भी कोई क्राइम हो सकता है, जैसे मानिए कि कोई व्यक्ति है जो बाहर बिजनेस करता है, उसकी छोटी सी शॉप है, वो उस पर बिजनेस करता है, उसके बराबर ही किसी दूसरे व्यक्ति ने अपनी शॉप खोल ली और वहां पे उसने आधे दामों पे नकली सामान बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, हम खाली वो क्या क्राइम कर रहा है उसमें ना जाके खाली इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। तो जो पहली शॉप वाला व्यक्ति है जो असली सामान बेच रहा है, बिल्कुल सही दाम पे बेच रहा है, उसका क्या हो रहा है, रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। एक तो उसका लॉस हो रहा है अनलॉफुल तरीके से हो रहा है क्योंकि वो नकली सामान बेच रहा है, और तीसरा जिसका नुकसान हो रहा है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए था। अगर ये नॉर्मल कंपटीशन होता, दोनों असली सामान बेच रहे होते और जनता को ये बात पता होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर यहां पे गलत तरीके से हो रहा है। और इसी को उलट कर दो, जो नकली सामान बेच रहा है उसको जो पैसा कम रहा है वो क्या है, उसका फायदा, गलत तरीके का फायदा, गलत तरीके से कर रहा है ना, अनलॉफुल मीन से कर रहा है, और उस जिसका फायदा हो रहा है उसका फायदा नहीं होना चाहिए था। तो यही एग्जाम्पल आप रॉन्गफुल गेन समझने के लिए भी यूज कर सकते हो और रॉन्गफुल लॉस समझने के लिए भी कर सकते हो। अगर दोस्तों ये बात क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब हम ये एक्सप्रेशन दोनों समझ गए, रॉन्गफुल गेन लॉस। अब 2 और एक्सप्रेशन है, इसी से रिलेटेड है, 1 सेकंड में आपको दोनों समझा दूंगा, बस ध्यान दे। एक और एक्सप्रेशन है गेनिंग रॉन्गफुली। कब माना जाता है कि किसी का फायदा हो रहा है गलत तरीके से, कैसे कैसे किसी का गलत तरीके से फायदा हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ एक्वायर करता है, मतलब कुछ पा लेता है, कुछ उसे मिल जाता है गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, तो हम बोल सकते हैं कि उसने रॉन्गफुली गेन किया है। अगर किसी व्यक्ति को कोई कुछ मिला और उसको वो रिटेन कर रहता है गलत तरीके से, उस केस में भी उसको बोल सकते हैं कि उसने
रॉन्गफुली गेन किया। दोनों का एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। मानिए आगे एक व्यक्ति चल रहा था रोड पे, उसके 500 का नोट उसके पॉकेट से जमीन पे गिर गया। वो आदमी बहुत ज्यादा नहीं जा पाया, 4-5 कदम ही जा पाया, और वो वापस आया वो 100 का नोट ढूंढने पर आपने उसके ऊपर अपना शू रख दिया, उस 500 रुपीज के नोट के ऊपर। तो आपने क्या किया, वो 500 रुपीज को एक्वायर किया, अनलॉफुल तरीके से छुपाया उसके सामने से, और आपका फायदा हुआ जो आपका फायदा नहीं होना चाहिए था। तो आपने क्या किया, रॉन्गफुली गेन किया। पर वहीं मानिए कि आपने अपने दोस्त से कुछ उधार मांगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्त से कहा मेरे को 500 रुपीज दे दो। आपके दोस्त ने आपको 500 रुपीज दोस्तों दे भी दिए, पर अब आप उसके 500 रुपए वापस भी नहीं कर रहे हो। मतलब आपने जब वो 500 रुपए एक्वायर करे तब तो बिल्कुल लीगल था, क्योंकि आपके दोस्त ने अपनी मर्जी से दिए थे, पर आपको उधार दिए थे, और अब वो 500 रुपए आप वापिस नहीं कर रहे हो, मतलब आप रिटेन कर रहे हो उसको रॉन्गफुली, अनलॉफुली। तो इस सिचुएशन में भी ये बोला जा सकता है कि आप गेनिंग कर रहे हो रॉन्गफुल तरीके से। तो वो एक्वायर भी कर सकते हो और रिटेन करने के तरीके से कर सकते हो। दोनों सिचुएशन में गेनिंग रॉन्गफुली पॉसिबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी का उलट है, अपोजिट है, वो होता है लूजिंग रॉन्गफुली। वही वाली बात, यहां पे कोई व्यक्ति खो रहा है गलत तरीके से। अब क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं, किस तरीके से खो सकता है। कोई व्यक्ति डेप्राइव हो गया है, मानो वही व्यक्ति जिसका 500 का नोट गिर गया था रोड पे, वो बेचारा वापस भी ढूंढने आया, उसको उस 500 रुपए से डेप्राइव कर दिया गया अनलॉफुल तरीके से, उससे अलग कर दिया गया वो 500 का नोट। ठीक है, उससे वो 500 का नोट एक तरीके से देखा जाए तो छीन लिया गया। तो उसने क्या किया, लूज किया रॉन्गफुली। और दूसरा एग्जाम्पल मानिए वही दोस्त जिसने आपको 500 रुपए उधार दिए थे, अब आप उसको 500 रुपए वापस नहीं कर रहे, तो आप उसको कीप आउट कर रहे हो उस 500 रुपए को लेने से गलत तरीके से। तो कोई व्यक्ति अगर डेप्राइव होता है या फिर किसी को दूर रखा जाता है अपनी खुद की प्रॉपर्टी से, तो दोनों सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति लूज कर रहा है रॉन्गफुली। ठीक है, तो कैसे आप गेन कैसे कर सकते हो रॉन्गफुली, कोई चीज एक्वायर करके या रिटेन करके। और लूज कैसे कर सकते हो रॉन्गफुली, जब किसी व्यक्ति का डिप्रिवेशन होता है या किसी को कीप आउट रखा जाता है अपनी प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगर दोस्तों ये चारों शब्द वापस देख लो जल्दी से, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, अगर ये चारों शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया है बिल्कुल क्लियरली, वाई टाइप कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो अगली डेफिनेशन है जो हमको समझनी है, वो डेफिनेशन है दोस्तों डिसऑनेस्टली की। ये सेक्शन 24 है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई बार पूछा जाता है। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है सेक्शन 24 के तहत, आईपीसी के तहत। दोस्तों बहुत आसान है, अगर आपको रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस ये बात अगर क्लियरली समझ में आ गई है तो आपको सेक्शन 24 समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, डिसऑनेस्टली समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए आईपीसी कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति खुद रॉन्गफुल गेन करता है, मतलब रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या था, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है या रिटेन करता है गलत तरीके से, तो अगर कोई भी व्यक्ति रॉन्गफुल गेन करता है और किसी दूसरे व्यक्ति का रॉन्गफुल लॉस करता है, मतलब खुद का गेन और दूसरे व्यक्ति का रॉन्गफुल लॉस, उसको हम कहते हैं कि वो डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहा है। मानिए हमारे एग्जाम्पल में देखिए, जो एक फ्रेंड ने 500 रुपए दिए थे दूसरे फ्रेंड को जो वापस नहीं कर रहा, तो ये जो दूसरा फ्रेंड है जो 500 वापस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो खुद रॉन्गफुल गेन कर रहा है उस 500 रुपए को रिटेन करके, और जो पहले वाला दोस्त है जिस बेचारे ने 500 रुपए भरोसा करके दिए थे उसका वो रॉन्गफुल लॉस कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा दूसरा वाला फ्रेंड है जिसने उधार लिया था वो डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है, किसी खुद का रॉन्गफुल गेन करना और दूसरे व्यक्ति का रॉन्गफुल लॉस करना, सीधी सी बात। ठीक है, अगर दोस्तों सेक्शन 24 आप सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो।
और दोस्तों अभी भी लाइक कम है व्यूअरशिप से, प्लीज अभी तक जिसने लाइक का बटन नहीं दबाया है वीडियो पे, लाइक का बटन दबा दो दोस्तों, अपना प्रोत्साहन देते रहो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी को चीजें समझ में आए, बट अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि आप एक बार रिपीट कर दो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है सेक्शन 24 के तहत, जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी, जैसे मानो पर्सन ए, जब भी कोई व्यक्ति अपना फायदा करता है गलत तरीके से और दूसरे व्यक्ति का नुकसान करता है गलत तरीके से, ये मान लो पर्सन बी, इसलिए इस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि ये जो ए व्यक्ति है वो डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहा है। कैसे? मानो इस ए व्यक्ति ने इस बी व्यक्ति से 500 रुपए उधार लिए, बी ने उसको 500 रुपए दिए थे उधार ए को, अब ए जो है वो 500 रुपए वापस नहीं कर रहा बी के, तो इस सिचुएशन में क्या हो गया है, ए ने 500 रुपए का रॉन्गफुल गेन कर लिया है और इसकी वजह से क्या हो गया है, बी को 500 रुपए का रॉन्गफुल लॉस हो गया है। तो इस सिचुएशन में ये बोल सकते हैं कि ये जो ए व्यक्ति है इसने डिसऑनेस्टली एक्ट किया है दोस्तों, ठीक है। अगर सबको क्लियर है जल्दी से वाई टाइप कर दो दोस्तों। अब दोस्तों अगली डेफिनेशन डिसऑनेस्टली से जुड़ी हुई, वो है दोस्तों डेफिनेशन फ्रॉडेंटली की। ये दोस्तों सेक्शन 25 में प्रोवाइड करी गई है, सेक्शन 25 में फ्रॉडेंटली डिफाइन किया गया है, पर फ्रॉडेंटली थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नहीं मैं तो कहूंगा काफी अलग है डिसऑनेस्टली से, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा जैसे रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस और डिसऑनेस्टली, ये तीनों डेफिनेशंस एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, पर फ्रॉडेंटली थोड़ा सा अलग है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहला, इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन की बात सीधी सीधी लिखी हुई है फ्रॉडेंटली की डेफिनेशन में, देयर मस्ट बी इंटेंशन। और इंटेंशन किस चीज की होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन होनी चाहिए, क्या करने की, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करने की, डिसेप्शन करने की या चीटिंग करने की। मानिए वही वाला एग्जाम्पल जो हमारा ए व्यक्ति था जिसने बी व्यक्ति से 500 रुपए ले लिए थे, जब उसने वो 500 रुपए लिए थे उसे पता था ये को मैं ये 500 रुपए इसको कभी वापस ही नहीं करने वाला, इसको मैं उल्लू बना रहा हूं, तो क्या कर रहा है, बी के साथ फ्रॉड कर रहा है, उसके साथ चीटिंग कर रहा है, उसके साथ डिसेप्शन कर रहा है और पूरी इंटेंशंस के साथ कर रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो ए व्यक्ति है ये फ्रॉडेंटली एक्ट कर रहा है। तो फ्रॉडेंटली की डेफिनेशन के लिए बस इतना सा याद रखिए कि इंटेंशन होनी चाहिए किस बात की, किसी व्यक्ति को डिफ्रॉड करने की, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड खेलने की, ठीक है दोस्तों। ये बोलते हैं सेक्शन 25 फ्रॉडेंटली। अगर दोस्तों फ्रॉडेंटली की डेफिनेशन क्लियर है प्लीज वाई टाइप कर दो। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से लाइक करो बच्चे। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर दूं जिसको कंफ्यूजन हो रहा है। रॉन्गफुल गेन क्या है, चलो मैं स्लाइड्स में ही कर देता हूं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे, सबको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो रॉन्गफुल गेन में गेन हो रहा है अनलॉफुल मीन से, गलत तरीके से, और जिसका गेन हो रहा है उसका गेन होना नहीं चाहिए था, मतलब लीगली एंटाइटल्ड नहीं था। रॉन्गफुल लॉस में लॉस हो रहा है फिर से गलत तरीके से हो रहा है, और जिसका लॉस हो रहा है उसका लॉस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। गेनिंग लॉफुली किस तरीके से गेन कर सकते हो कि कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो या प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हो। किसी व्यक्ति का नुकसान कैसे हो सकता है कि उसको डिप्राइव कर दिया जाए, उससे प्रॉपर्टी छीन ली जाए या उससे दूर रखी जाए। डिसऑनेस्टली में सीधी सीधी बात है, किसी व्यक्ति का जब ए व्यक्ति का फायदा होता है और बी व्यक्ति का नुकसान होता है तो कह सकते हैं कि ए व्यक्ति डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहा है। और फ्रॉडेंटली कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ किसी के साथ फ्रॉड करता है तो कह सकते हैं कि वो फ्रॉडेंटली एक्ट कर रहा है सेक्शन 25 के तहत। अब मैं आशा करता हूं दोस्तों सबको क्लियर हो गया होगा जो सारी डेफिनेशंस हैं अभी तक। अब जिस डेफिनेशन पे हम मूव कर रहे हैं दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है और ये शब्द भी कई बार आईपीसी में यूज किया गया है, और वो एक्सप्रेशन है दोस्तों रीजन टू बिलीव। रीजन
टू बिलीव। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत एकदम शांति से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए 3 शब्द हैं। रीजन का मतलब होती है वजह, किसी चीज की वजह, और बिलीव का मतलब होता है मानना, कुछ मानना, मानने की वजह। ठीक है, तो सबसे पहले रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन को समझने के लिए वहां पे बिलीफ होना चाहिए, किसी ना किसी बात का, किसी ना किसी चीज का बिलीफ होना चाहिए। और ये जो बिलीफ है किसी व्यक्ति का, वो ऐसा ही नहीं खोखला बिलीफ ना हो कि अगर किसी ने बोल दिया आपने मान लिया, ऐसा बिलीफ नहीं। उस बिलीफ को रखने की आपके पास ठोस वजह होनी चाहिए, सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए। कोई भी बिलीफ जिसकी सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट करती है, कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसा डिसीजन जिसके पीछे ठोस वजह है आपके पास, उसको बोलते हैं रीजन टू बिलीव। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है, या फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या फिर आप ऐसा क्यों मानते हैं। तो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, रीजन टू बिलीफ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बिलीफ, जो आप बिलीफ होल्ड कर रहे हो। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो किसी व्यक्ति का बिलीफ होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मानिए मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है, मैं मानता हूं कि ये जो ए व्यक्ति है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये मैं मानता हूं, ये क्या है, मेरा बिलीफ है, मैं मान के बैठा हूं, मैं हटने को ही नहीं तैयार। मेरे को 50 लोगों ने बोल दिया कि ऐसा नहीं है, तुम गलत सोचते हो, नहीं, मैं मान के बैठा हूं बिलीफ। अब सवाल ये है, ये रीजन टू बिलीफ की डेफिनेशन में मेरा बिलीफ तभी करेगा जब मेरे पास इस बात को मानने की कि ए फ्रॉड है कोई ठोस वजह हो। ये हो सकता है कि मैंने उसको कभी किसी और के साथ फ्रॉड करते हुए देखा हो, ये हो सकता हो कि मैंने कभी उससे बात करी और उसने मुझे बताया हो कि वो फ्रॉड करता है लोगों के साथ, हो सकता है मुझे कोई ऐसा मिला हो जो उसका विक्टिम रहा हो। तो मेरा रीजन अगर ठोस है, अगर मेरे पास सफिशिएंट कॉज है, वजह है कोई चीज मानने की, इस व्यक्ति को फ्रॉड मानने की, तो मैं बोल सकता हूं दैट आई हैव अ रीजन टू बिलीव। यही दोस्तों सेक्शन 26 की डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, अगर सेक्शन 26 क्लियर है प्लीज वाई टाइप कर दो। बिल्कुल परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्शन 27 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन करता है, और वो टर्म है दोस्तों पोजेशन। वैसे तो इसकी बहुत लंबी हेडिंग है, पर मैं पूरी हेडिंग बताऊंगा आपको तो फिर इन क्लासेस का कोई फायदा नहीं है। मेरा पर्पस है कि आपको फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन दूं, वो इंफॉर्मेशन दूं जो आपके काम आए। तो सेक्शन 27 को आप कैसे याद रखोगे, वो क्या डिफाइन करता है कि पोजेशन का मतलब क्या है। पोजेशन का मतलब क्या है कि कब माना जाएगा कि कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज किसी के कंट्रोल में है या नहीं। ठीक है, तो पोजेशन, सेक्शन 27 कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई चीज किसी व्यक्ति की अगर पार्टनर के पास है, वाइफ के पास है, या उस व्यक्ति के क्लर्क के पास है, उसका क्लर्क है उसके पास है, या उसके सर्वेंट के पास है, उसके नौकर के पास है, और ये जो उसके पास होने का रीजन, चाहे वो वाइफ के पास हो, क्लर्क के पास हो, चाहे सर्वेंट के पास हो, उनके पास होने का रीजन ये है कि वो उस व्यक्ति के बिहाफ पे उसको, उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, तो दोस्तों वो सेक्शन 27 के अंदर पोजेशन माना जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, मानिए ये सवाल है कि कोई व्यक्ति है ए पे एलिगेशन लगा है कि ये जो है ये चोरी करे हुए गोल्ड में डील करता है, चोरी करा हुआ सोना बेचता है, या चोरी करा हुआ गोल्ड में उसका लेन देन का कारोबार करता है। ये ए पे एलिगेशन है। ए को कोर्ट में ले जाया गया, कोर्ट में ए ने छाती ठोक के बोला कि सर मेरे पास से तो कोई गोल्ड बरामद हुआ ही नहीं है, ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तो पुलिस दूसरी तरफ से कहती है कि जज साहब भले ही इसके पास गोल्ड ना मिला हो, गोल्ड इसकी वाइफ के पास से मिला है, गोल्ड इसके क्लर्क के पास से मिला है,
और गोल्ड इसके सर्वेंट के पास से मिला है। और खाली वाइफ के पास मिलना, क्लर्क के पास मिलना, सर्वेंट के पास मिलना सफिशिएंट नहीं है। पुलिस को यह भी बताना पड़ेगा कि ये जो वाइफ के पास गोल्ड मिला, क्लर्क के पास गोल्ड मिला या सर्वेंट के पास गोल्ड मिला, उनके पास गोल्ड आया कहां से, क्योंकि उन्होंने ए ने उनको दिया। जो वो उनके पास गोल्ड था वो ए के बिहाफ पे होल्ड कर रहे थे। ठीक है, अगर पुलिस ये दोनों बात एस्टेब्लिश कर पाती है कि वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पास मिला और वो उसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे इस गोल्ड को होल्ड कर रहे थे, तो पुलिस ये एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाएगी कि ए के पोजेशन से ही गोल्ड बरामद हुआ है। ठीक है, तो पोजेशन जो है खाली किसी खुद की बॉडी पे कुछ मिले, आपकी जेब में कुछ मिले, आपके सूटकेस में कुछ मिले, खाली वही पोजेशन नहीं होता। आपकी वाइफ से, क्लर्क से, सर्वेंट के पास से कुछ भी मिलना जो वो आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहे हैं, वो सब भी आईपीसी के अंदर पोजेशन की डेफिनेशन में गिरता है दोस्तों। ठीक है, ये थी दोस्तों पोजेशन की डेफिनेशन सेक्शन 27 के अंदर जिसको प्रोवाइड किया गया है। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, बिल्कुल क्लियर हो गया है तो। बिल्कुल। अब क्लर्क देखो बच्चे, क्लर्क को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्लर्क एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी के अकाउंट्स मैनेज करता है या किसी का बिजनेस में सहायता करता है, मतलब देख रहे हो, रजिस्टर मेंटेन करता है, जो सारा रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है। तो वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भरोसेमंद होता है, जिसको हर अंदर की बात पता होती है, भरोसे वाला आदमी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। तो उस सेंस में इस शब्द को, क्लर्क शब्द को यूज किया गया है। यहाँ पे सर्वेंट तो आपको पता ही है, वाइफ भी आपको पता है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब सेक्शन 27 के बाद सेक्शन 28 आता है और सेक्शन 28 डिफाइन करता है काउंटरफीट। ये जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम भी है। काउंटरफीटिंग इज अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम अंडर आईपीसी। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि काउंटरफीट का मतलब क्या होता है। थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा होगा। काउंटरफीट का जो जेनरिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारी जो रोजमर्रा की भाषा है, उसमें हम काउंटरफीट को समझते हैं ऐसे जैसे कोई चीज नकली बनाना, नकली सामान, नकली चीजें, है ना, उसको बोलते हैं काउंटरफीट। आपने कई बार अपनी लाइफ में नकली नोट देखे होंगे, 500 के, 1000 के, है ना। नकली सिक्के भी होते हैं, 5 रुपए के, 2 रुपए के, वो सब काउंटरफीटेड होते हैं। नकली सोना भी होता है। तो ये सारी चीजें काउंटरफीट होती है। ये हमारी होगी नॉर्मल लैंग्वेज। अब आईपीसी क्या कहता है, कोई भी चीज काउंटरफीट कब कहलाती है? सबसे पहली रिजेम्बलेंस होनी चाहिए। रिजेम्बलेंस मतलब किसी ना किसी चीज से उसको कॉपी किया होना चाहिए, किसी चीज से वो सिमिलर लगनी चाहिए, एक जैसी लगनी चाहिए। मानो 2 सिक्के हैं 5 रुपए के, है ना, ये तो असली है, भारत सरकार का है, और ये नकली है, पर दोनों में बिल्कुल देखने में एक जैसे लगते हैं। पता लगा लो, थोड़े बहुत फर्क भी हो सकते हैं पर रिजेम्बलेंस है उनकी। ठीक है, मिलते जुलते से हैं। और यहां पे भी काउंटरफीट, कोई चीज मिलती जुलती बनाना, उस बात से भी बात पूरी नहीं हो जाती। ये भी बहुत जरूरी है कि इंटेंशन होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति ये चीज बना रहा है, जो रिजेंबल कर रही है असली चीज से, वो ये जरूरी है कि उसकी या तो इंटेंशन हो वो नकली चीज बनाना और उस नकली चीज को असली बना के बेचना, या फिर अगर इंटेंशन नहीं है तो कम से कम उसके नॉलेज में हो कि अगर वो कोई ऐसी चीज बनाएगा तो हो सकता है उसको असली के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज किया जाए। मानो मैं अभी अपने घर पे बैठ के कोई मशीन खरीद लाऊं और 500 रुपए के नोट छापने लगूं। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि उन 500 रुपए के नोटों को मैं असली की तरह दुकान पे चला के आऊं, पर मैं मान रहा हूं कि अगर मैं ऐसी कोई भी हरकत कर रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज कर रहा हूं, नकली 500 के नोट बना रहा हूं जो असली जैसे लग रहे हैं, तो मुझे ये ज्ञान है, मुझे ये नॉलेज है कि कोई भी व्यक्ति इन नोटों को यूज कर सकता है असली की तरह। तो चाहे मेरी इंटेंशन हो चाहे मेरी नॉलेज हो, ठीक है, इन दोनों सिनेरियो में ये माना जा सकता है कि मैं काउंटरफीट प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस रिसेम्बलेंस की वजह से, सिमिलैरिटी की वजह से डिसेप्शन होने के चांसेस होने चाहिए।
अब देखिए जैसे मैंने बताया ये 5 का असली सिक्का है, ये 5 का नकली सिक्का है, पर दोनों देखने में इतने रिजेंबल करते हैं तो कोई ना कोई तो बेवकूफ बन ही जाएगा। हर कोई तो ऐसे पलट के नहीं देखेगा चारों तरफ से, लोग 500 का नोट भी सही से नहीं देखते हैं कई बार, तो कहीं ना कहीं तो चांसेस क्रिएट हो ही जाएंगे। किस बात के? डिसेप्शन के। ठीक है, तो बात पूरी हो जाएगी कि कोई प्रोडक्ट है उसको काउंटरफीट बोल सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि काउंटरफीट कहलाने के लिए कोई चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो 5 का सिक्का है जो असली है और ये जो 5 का सिक्का है नकली है वो बिल्कुल 100% सेम होंगे कि कोई पता लगा ले। अगर वो सेम नहीं भी हैं, उनमें अगर थोड़े बहुत फर्क भी हैं, पर अगर वो सिमिलर हैं, थोड़े बहुत भी एक जैसे लगते हैं और वो ऐसे लगते हैं कि कोई भी उनसे बेवकूफ बन सकता है, डिसेप्शन उसका हो सकता है, तो वो काउंटरफीट की डेफिनेशन में दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल गिरेंगे। ठीक है, इसलिए एग्जैक्टनेस होना, बिल्कुल एक जैसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ये जो पूरा खेल है दोस्तों ये चलता है प्रिजम्पशन के बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजम्पशन। जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है ऐसी चीजें बनाता हुआ, काउंटरफीट बनाता हुआ या काउंटरफीट से डील करता हुआ, ये हमेशा प्रिज्यूम करके चलती है सरकार, पुलिस, कि उसने खराब इंटेंशन के साथ या कम से कम खराब नॉलेज के साथ लोगों को उल्लू बनाने के लिए ही इस चीज को बनाया है। ये प्रिजम्पशन लेके चलती है पहले से ही। ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस को और कोर्ट को भरोसा दिलाए कि उसने ये चीज बनाई थी, पर इस पर्पस से नहीं बनाई थी, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं बनाई थी। वो या तो बाय मिस्टेक हुआ है या फिर उसे ऐसी जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई असली चीज भी होती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों काउंटरफीट की डेफिनेशन। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेता हूं, जो भी रिपीट बोल रहे हैं दोबारा सुन लो बहुत ध्यान से। सेक्शन 28 डिफाइन करता है किसको? काउंटरफीट को। काउंटरफीट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रिजेंबलेंस, मतलब कोई ऐसी चीज बनाई होनी चाहिए जो असली से बहुत मिलती जुलती है। बनाने वाले की इंटेंशन होनी चाहिए या फिर उसको कम से कम नॉलेज होनी चाहिए कि वो कुछ ऐसा बना रहा है जिससे किसी का डिसेप्शन हो सकता है, कोई बेवकूफ बन सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो नकली चीज है वो असली जैसी बिल्कुल सेम टू सेम बने, एग्जैक्ट हो। और ऐसे केसेस में प्रिजम्पशन बन के चलता है कि कोई अगर ऐसी गुड्स के साथ पकड़ा गया है या डील कर रहा है तो उसके पास ये इंटेंशन या नॉलेज थी। प्रिजम्पशन लेके चलेंगे, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे कि ऐसी कोई बात थी नहीं। अगर दोस्तों काउंटरफीट की डेफिनेशन क्लियर है, सेक्शन 28 क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो फटाफट से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन है दोस्तों डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमने एविडेंस लॉ के भी अंदर पढ़ने की कोशिश करी थी, यहां पे भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। और एक खुशी की बात है कि जो डेफिनेशन हमने एविडेंस लॉ के अंदर पढ़ी थी और जो डेफिनेशन हम यहां पढ़ेंगे वो मोटे मोटे तौर पे 99% लगभग सेम ही है, तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डॉक्यूमेंट के लिए क्या होना चाहिए? मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है? कंटेंट। लिख क्या रहे हो? कोई प्रेमी प्रेमिका को पत्र लिख रहा है, कोई मकान का मालिक किराएदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो लिख रहा है कि कितने दिन रहोगे, कितना किराया होगा। तो सबसे पहला कंटेंट होना चाहिए। उस कंटेंट को किसी चीज पे लिखना चाहिए, सब्सटेंस पे। और सब्सटेंस में वो पेपर पे लिख रहा है, पत्थर पे लिख रहा है, दीवार पे लिख रहा है, किसी पे भी लिखे। ठीक है, अब लिखने का जरिया क्या हो सकता है? लेटर्स हो सकता है, ABCDEFG, कोई भी भाषा लिख दे, या फिगर्स के तहत पे लिख दे, या कोई मार्क्स बना दे, निशान बना दे। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आईपीसी के अंदर कि जो भी ये डॉक्यूमेंट बना रहा है या डॉक्यूमेंट के साथ डील कर रहा है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। क्या इंटेंशन होनी चाहिए? कि ये जो चीज वो बना रहा है उसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रुक गया हूं इसीलिए कि आप सब लोग इस बात पे ध्यान दे पाएं। जो भी डॉक्यूमेंट बना रहा है या डॉक्यूमेंट से डील कर रहा है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल
किया जा सके। पर यहां पे ये जो शब्द है एविडेंस, ये बहुत ही जनरल सेंस में यूज किया गया है। एविडेंस का मतलब यहां पे जरूरी नहीं है कि एविडेंस लॉ वाले एविडेंस की बात हो रही है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जा सके, वो इंटेंशन भी हो सकती है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। पर हां, मेनली आप इस बात को समझ लो, जो सही शब्द है जो एविडेंस लॉ यूज करता है, जो इंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज की, वो जो मैटर है, जो कंटेंट है, उसको रिकॉर्ड करने की होनी चाहिए। अगर उनकी इंटेंशन है रिकॉर्ड करने की, तो वो एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट बन जाता है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मैटर होना चाहिए, दूसरा सब्सटेंस होना चाहिए, तीसरा किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, फिगर बनाए जा सकते हैं, मार्क्स बनाए जा सकते हैं। इंटेंशन होनी चाहिए, किस बात की इंटेंशन होनी चाहिए? कि एज ए एविडेंस यूज करें। अगर एविडेंस आपको कंफ्यूजिंग शब्द लिख रहा है तो आप रिकॉर्ड लिख सकते हो, रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये इंटेंशन रही हो कि इसको लेके कभी कोर्ट ऑफ लॉ जाया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं बनाया जाता कि उसको लेके कभी कोर्ट में लड़ाई होगी। अगर ऐसी इंटेंशन नहीं भी है तो भी बिल्कुल मान के चलेंगे कि वो पूरा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन समझ में आई दोस्तों? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्लियर है? एक ही मैसेज बार बार ना किया करें, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये वही बच्चे हैं जो शायद एविडेंस की क्लास में नहीं थे, ठीक है। एक तो मैटर होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट होना चाहिए कि क्या लिख रहे हो, किस चीज पे लिख रहे हो, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, कागज हो सकता है, दीवार हो सकती है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा है किस तरीके से लिख रहे हो, लेटर्स से लिख रहे हो, फिगर्स से लिख रहे हो, मार्क्स से लिख रहे हो। चौथा है इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन किस बात की होनी चाहिए? उस मैटर को रिकॉर्ड करने की होनी चाहिए। रिकॉर्ड मतलब आपकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, आप कागज पे भी लिखते हो तो वो रिकॉर्ड बन रहा है ना। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने मकान मालिक से तो वो रिकॉर्ड हो गया ना कि हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फलाने फलाने दिन। अपनी प्रेमिका को पत्र लिखते हो तो रिकॉर्ड बन जाता है ना कि ये देखो उस दिन तुमने मेरे को ये चिट्ठी लिखी थी और ये से ये सब बोला था, ये प्रॉमिस किया था। तो इंटेंशन किस बात का होना चाहिए? रिकॉर्ड का होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि ये इंटेंशन हो कि इसको लेके कभी कोर्ट जाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप सबको क्लियर है? अब भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, ठीक है। वाई दबा दो, आगे बढ़ता हूं। चलिए दोस्तों, अगली जो डेफिनेशन है हमारी वो है सेक्शन 30। और सेक्शन 30 में जिस शब्द को डिफाइन किया गया है वो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमको पता होना ही होना चाहिए। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमेशा एक डॉक्यूमेंट होती है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? मैंने अभी आपको पिछली डेफिनेशन में बताया, कोई भी ऐसा कंटेंट जो सब्सटेंस पे लिखा हुआ है, चाहे वो लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, किसी भी चीज से लिखा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या? डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके तहत कोई भी लीगल राइट, बहुत ध्यान से सुनना, अगर नोट्स बना रहे हो तो इस बात को लिख लो। डॉक्यूमेंट ऐसा होगा जिससे कोई भी लीगल राइट, कोई भी कानूनी अधिकार या तो क्रिएट किया जा रहा है या एक्सटेंड किया जा रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है, या फिर ट्रांसफर किया जा रहा है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कोई भी लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोल सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और ये जो डॉक्यूमेंट बन के आता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये क्या होता है? एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब इस बात को एक्सेप्ट करना, मानना, एक्नॉलेज करना कि किसी व्यक्ति का राइट है और किसी व्यक्ति की लायबिलिटी है। हमेशा किसी व्यक्ति का राइट होगा तो उसके अपोजिट किसी ना किसी व्यक्ति की तो लायबिलिटी होगी ही होगी, ठीक है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे कोई भी कानूनी अधिकार, लीगल राइट या तो क्रिएट किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है या फिर ट्रांसफर किया जाता है,
और इस डॉक्यूमेंट को एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट मान सकते हैं किसी के अधिकार का और किसी की जिम्मेदारी का। ठीक है, ये इसको बोलते हैं दोस्तों वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब इसके हजारों एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, जो भी एग्जाम्पल है बस उसको देखना, क्या उसमें कोई डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, क्या उसमें किसी के फेवर में लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, और क्या उसको हम मान सकते हैं कि वो एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है किसी के राइट का या किसी की लायबिलिटी का। अगर ऐसा है तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है आईपीसी के तहत। दोस्तों बात खत्म। ठीक है, वाई दबा दो फटाफट। अब आते हैं सेक्शन 32 पे। ये वाली बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार और बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जब भी हमारे आईपीसी में ये शब्द लिखा हुआ देखोगे एक्ट, एक्ट का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है। एक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव एक्शन। किसी को चाकू मार देना, किसी को बंदूक से उड़ा देना, किसी को किडनैप कर लेना, ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव एक्शंस हैं, एक्ट। जब भी हमारे एक्ट में कहीं पे भी जब भी हमारे आईपीसी में कहीं पे भी एक्ट लिखा होगा तो ये मान के चलेंगे कि उसमें ओमिशन इंक्लूडेड है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्राइम, कोई भी ऑफेंस आईपीसी के अंदर दो तरीके से किया जा सकता है, या तो एक्ट के जरिए या फिर ओमिशन के जरिए। ठीक है, किसी को चाकू मार के भी मार सकते हो, किसी को खाना ना दे के भी मार सकते हो। तो दोनों तरीके के एक्ट को और ओमिशन को कवर करता है आईपीसी, इसलिए सेक्शन 32 क्लियर कर रहा है। अगर आप कहीं पे खाली एक्ट लिखा देखो तो अपने आप ये समझ जाना कि उसमें ओमिशन इंक्लूडेड है। अगर हम बोलते हैं द एक्ट ऑफ मर्डर तो उसमें ये बात तो है ही है कि किसी को चाकू मार के खून कर देना, किसी को गोली मार के खून कर देना, उसमें ये बात भी इंक्लूडेड है कि किसी को खाना ना दे के खून कर देना। एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। बस ठीक है, इतनी सी बात है हमारे सेक्शन 32 की। अगर क्लियर है तो वाई दबा दो। बिल्कुल क्लियर। हाँ, अब आ जाओ अगले सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 33। ये एक और क्लैरिफिकेशन दे रहा है। जब भी आप कोई शब्द लिखा देखो एक्ट या फिर ओमिशन, तो हमेशा मान के चलो ये एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट्स हो सकते हैं और सीरीज ऑफ ओमिशन हो सकते हैं। मतलब अब किसी को जब आपको मारना होता है, जब हम ये शब्द यूज करते हैं द एक्ट ऑफ मर्डर, तो उसमें तो कई सारे एक्ट्स होते हैं। चाकू खरीद के लाना, फिर चाकू को पैना करना, फिर उस व्यक्ति को ढूंढना, फिर उस व्यक्ति के पेट में मारना, फिर वो एक बार से ना मरे तो दोबारा बाहर निकालना, फिर मारना। तो ये बहुत सारे एक्ट्स हैं जिन सबको मिला के हम एक ही बार में बोल देते हैं क्या, द एक्ट ऑफ मर्डर। ऐसे उलट ले लो ओमिशन का, किसी को खाना ना देना। अब आपने पहली बार खाना नहीं दिया सुबह, फिर रात को भी नहीं दिया, फिर अगले दिन भी नहीं दिया, फिर अगली रात को भी नहीं दिया, फिर उसके अगले दिन भी नहीं दिया। ये अलग अलग ओमिशंस है ना, तो इन सारे ओमिशंस को मिला के हम एक ही साथ बोल देते हैं क्या, द एक्ट ऑफ मर्डर बाय ओमिशन। क्यों, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन और हर एक एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट्स हो सकते हैं और हर एक ओमिशन में सीरीज ऑफ ओमिशंस हो सकती है। ठीक है, अगर क्लियर है, सेक्शन 33 बात समझ में आ गई तो वाई दबा दो। एक एक्ट में बहुत सारे एक्ट्स हो सकते हैं, एक ओमिशन में बहुत सारे ओमिशंस हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हमारा जो आज का कंटेंट था, जो स्टैट्यूटरी कंटेंट था, वो यहां पे खत्म होता है। यहां से हम अपने दूसरे सेगमेंट पे मूव कर रहे हैं, नो योर केस में, जहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आईपीसी का केस समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और इनफैक्ट एंजॉय करने की कोशिश करेंगे कि क्या बात हो रही है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मैं समझता हूं कि लगभग सबने ही पढ़ा होगा और इसका मजा ही ये है कि आप सबको पहले से पता है, पर उसमें देखिए कि क्या नया पॉइंट ऑफ व्यू क्या लेके हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो इस केस का नाम है दोस्तों स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
वर्सेस एमएच जॉर्ज। सब ने पढ़ा होगा अपने एलएलबी के, अगर 3 इयर्स का कोर्स है तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हो आप लोग, ठीक है। तो जानते हैं कि एक्चुअल में ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हर किताब में, हर नोट्स में, हर एलएलबी में, आपके केस मटेरियल में, बियर एक्ट में भी कमेंट्स में ये केस क्यों लिखा होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये 1965 का केस है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ठीक है। अब क्या है, हुआ क्या दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, और गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला वो एक कानून के तहत निकाला। उस कानून का नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर, और उस नोटिफिकेशन में कहती है कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर सोना लेके नहीं आएगा, गोल्ड लेके नहीं आएगा बिना स्पेशल परमिशन के, बिना स्पेशल परमिशन के, ठीक है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल रही है फेरा के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर, और कह रही है उसके अंदर कि कोई भी व्यक्ति बिना स्पेशल परमिशन के भारत की टेरिटरी में गोल्ड लेके नहीं आएगा। पर जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अथॉरिटी है इस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर, वो भी एक नोटिफिकेशन निकालती है, और वो नोटिफिकेशन पब्लिश होता है अगस्त 25 को, और उसमें वो कहती है कि ये बात तो ठीक है कि कोई भारत में गोल्ड नहीं लेके आएगा बिना स्पेशल परमिशन के, पर अगर कोई व्यक्ति है जो गोल्ड कहीं और लेके जा रहा है, पर वो थोड़े समय के लिए, जैसे मानिए कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है, ठीक है, दुबई से इंडिया आई और इंडिया से अब उसको कहीं और की उड़ान भरनी है, तो ट्रांजिट के तौर पे ला सकता है। अगर कोई गोल्ड ला रहा है तो ट्रांजिशन में ला सकता है। अगर उसे ट्रांजिशन के पार्ट से भारत में 1 घंटा 2 घंटा प्लेन में रहना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है एयरपोर्ट पे, या फिर शिप से आ रहा है, तो वो फाइन है। तो जो गोल्ड इन ट्रांजिट है उसको आरबीआई ने अलाउ कर दिया, कब, अगस्त 25 को। भारत के अंदर नहीं ला सकते, मतलब भारत की टेरिटरी में नहीं ले आ सकते, पर अगर आप कहीं और जा रहे हो और उसका रास्ता भारत से होते हुए जा रहा है या प्लेन रुक रहा है भारत में, वो अलाउड है, इन ट्रांजिट अलाउड है। पर एकदम से क्या हुआ कि आरबीआई का थोड़ा सा मूड बदला और उन्होंने पाया कि कुछ तो बदमाशी हो रही है, तो नवंबर 24 को, अगस्त 25 के बाद दोस्तों नवंबर, इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डेट्स जानबूझ के लिखी हुई हैं बहुत साफ साफ। नवंबर 24 को एक और नोटिफिकेशन निकालती है आरबीआई, और उसमें बोलती है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो गोल्ड लेके आ रहा है, भले ही वो ट्रांजिट में ही ला रहा हो, मतलब भारत के लिए नहीं ला रहा, कहीं और के लिए ला रहा है, और वो ट्रांजिशन में है, भले ही ट्रांजिट के लिए ला रहा हो, वो अलाउड तो है, पर उसे डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब जब वो प्लेन में बैठेगा उसे उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और उस फॉर्म में उसको बताना पड़ेगा कि कितना सोना है, कितना उसका वजन है, वो सारी चीजें उसे वहीं पे डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। ये नोटिफिकेशन आता है दोस्तों नवंबर 24 तारीख को, ठीक है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? ऑल क्लियर? वाई टाइप कर दो, यहां तक का सब क्लियर है। तो अब शुरू होती है केस की कहानी कि केस में क्या हुआ। अब एक बंदा था, वो जर्मन सिटीजन था, ठीक है, जर्मनी का नागरिक था, वो ज्यूरिख से लेके मनीला तक जा रहा था, पर उसकी बदकिस्मती क्या थी, उसकी ये जो फ्लाइट थी वो भारत में रुकनी थी, ठीक है, मुंबई के एयरपोर्ट पे। अब वो देखिए छोटा मोटा आदमी नहीं था, 34 किलो सोना लेके जा रहा था, 34 केजी सोना, और सोना कहीं अपने सूटकेस में नहीं, पैकेज में नहीं, अपनी जैकेट में, अपने कपड़ों में, अपनी बॉडी के ऊपर लेके जा रहा था। कितना, सोचो कितना वजन हो गया होगा उस पर। मैं तो आज भी चौंकता हूं कि 34 केजीज कैसे कर रहा होगा, ठीक है। तो 34 केजीज वो गोल्ड लेके जा रहा था। अब ये उसकी जो फ्लाइट थी जो ज्यूरिख से मनीला जा रही थी, जिसमें वो ये सोना लेके जा रहा था, वो फ्लाइट बॉम्बे पे रुकी, है ना, प्लेन ने लैंड किया। पर देखिए ये जो व्यक्ति था, जो जर्मन सिटीजन था, ये उतरा नहीं फ्लाइट से, ये प्लेन में ही बैठा रहा, बिल्कुल भी भारत की जमीन पर उसने पैर नहीं रखा, ये प्लेन में ही बैठा रहा। तब भी कस्टम अथॉरिटीज को कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई, उन्होंने इस व्यक्ति की तलाशी ली और पाया कि 34 किलो सोना ये अपनी जैकेटों की जेबों में रख के घूम रहा है, और इसको अरेस्ट कर लिया, इसको वहीं के वहीं अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब इसे सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, और मजिस्ट्रेट ने इसको रख लिया, मजिस्ट्रेट ने इसको
सेंटेंस कर दिया कि ठीक है, इसको पकड़ना चाहिए था, बिल्कुल सही किया है और कर लिया। पर जब उसने हाई कोर्ट पहुंचा, वो हाई कोर्ट से अपील करने की कोशिश करी, तो हाई कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, इस जर्मन सिटीजन को छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। अब बात पहुंचती है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट के पास जो मेन पॉइंट थे वो 3 पॉइंट थे, जो 3 पॉइंटों के बेसिस पे उसको डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट के पास था वो था क्वेश्चन ऑफ मेंसरिया। मेंसरिया को हम समझते हैं इंटेंशन के तौर पे। इस क्वेश्चन ऑफ मेंसरिया कैसे अराइज हो रहा है? वो इस तरीके से अराइज हो रहा है कि क्या ये जो जर्मन सिटीजन था, इसका किसी भी तरीके से ये इरादा था, ये इंटेंशन था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को वायलेट करने का? किसी भी तरीके से ये भारत को इकोनॉमी को या भारत के लोगों को या भारत के कानून को वायलेट करना चाहता था? और क्या ये इंटेंशन होना जरूरी है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर? ये 2 बातें, इंटेंशन थी या नहीं थी, और क्या इंटेंशन का होना जरूरी है या नहीं, ये दोनों बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन किया। दूसरा, जो कि ये जर्मन सिटीजन बार बार एक बात कह रहा था सर, ये जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाला है दूसरा वाला, कि जिसमें आप ट्रांजिट में गोल्ड लेके जा रहे हो तो आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसने डिक्लेरेशन नहीं भरी थी। मतलब जब ये प्लेन में चढ़ा, इसने नहीं बताया कि ये 34 किलो सोना अपनी बॉडी पे लेके जा रहा है। आरबीआई क्या कह रहा था, ट्रांजिट में आप लेके जा सकते हो पर आपको डिक्लेरेशन भरनी पड़ेगी। इसने डिक्लेरेशन नहीं भरी। ये कह रहा है मैंने डिक्लेरेशन इसलिए नहीं भरी क्योंकि मुझे आरबीआई के नोटिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं था, और वो कह रहा था मेरा तो भारत से कुछ लेना ही देना नहीं है, मेरे को जाना है मनीला, वो तो प्लेन बॉम्बे में लैंड करा दिया इसलिए मेरे को पकड़ लिया, तो मेरे को पता ही नहीं है कानून के बारे में। तो क्या डिफेंस क्लेम कर रहा है वो? इग्नोरेंस ऑफ लॉ। वो कह रहा है मुझे कानून की जानकारी नहीं है। जहां तक मुझे याद है दोस्तों, वो 24 नवंबर को आया था आरबीआई का नोटिफिकेशन, और इसको पकड़ा गया है 27 नवंबर को। ठीक है, तो वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ की वो ले रहा है, डिफेंस ले रहा है। ठीक है, और एक और बात बोली, ये क्योंकि बंदा प्लेन के अंदर ही बैठा रहा, बाहर ही नहीं आया, अंदर ही बैठा रहा, तो ये एक और डिफेंस ले रहा है कि सर मेरी तो कोई इसी बात से इंटेंशन पता चलती है कि मेरा फेरा को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को वायलेट करने का कोई इरादा ही नहीं था, कस्टम अथॉरिटी को धोखा देने का कोई इरादा ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं प्लेन से उतरता, कोई बदमाशी करता, मैं प्लेन में ही बैठा रहा, मैं तो इंतजार कर रहा था कि प्लेन दोबारा उड़े और मैं मनीला जाऊं, तो मैं तो इन क्राफ्ट में ही रहा, है ना। तो ये 3 बातों पे सुप्रीम कोर्ट के सामने दोस्तों डिस्कशन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों बातों को एक एक करके डिसाइड किया। सबसे पहले उसने मेंसरिया के क्वेश्चन को लिया और बोला ज्यादातर ऑफेंसेस के लिए ये जरूरी है कि उस व्यक्ति की, क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति की इंटेंशन होनी चाहिए, मेंसरिया होनी चाहिए। पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कुछ कानून ऐसे हैं जिनका नेचर ऐसा है, जिनका वो इतने जरूरी है किसी देश की सुरक्षा के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए, कि वहां पे हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल भी ला सकते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक्ट कर देता है और वो एक्ट कानूनी तौर पर गलत है, फिर ये नहीं देखेंगे कि उसने इंटेंशनली किया या नहीं किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इंटेंशन इररिलेवेंट हो जाती है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है उसका पर्पस क्या है? हमारी भारतीय इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, और जो ये गुड्स हैं, जो काउंटरफीटिंग गुड्स हैं या जो ट्रैफिकिंग है, इस सब चीजों को रोकना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल को अफर्मेशन देता है। इसलिए ये डिफेंस हमारे विक्टिम का, हमारे बंदे का, जर्मन सिटीजन का, कि मेंसरिया नहीं थी, वो यहां पे फेल हो जाता है। क्योंकि अगर हमने मेंसरिया को ये बात मान ली कि मेंसरिया जरूरी है, इंटेंशन होना जरूरी है, तो हर कोई व्यक्ति जो पकड़ा जाएगा वो यही बोलेगा मेरी तो इंटेंशन थी ही नहीं।
तो वो बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी। इसलिए फेरा के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल है और मेंस रिया जरूरी नहीं है। तो यहां पे तो जो हमारा जर्मन सिटीजन है वो हो गया फेल। दूसरा डिफेंस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोस्तों, कोई भी अथॉरिटी जिसका काम कानून बनाना है और अगर वो कानून बना रही है, उसकी बस एक जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसका जो उसने कानून बनाया है उसको सही तरीके से, कानूनी तरीके से पब्लिश करे। मतलब जो प्रक्रिया है कानून को पब्लिश करने की, किसी देश में लॉ को पब्लिश करने की, उसको पूरा करे। अगर उसने वो पब्लिकेशन प्रोसेस पूरा फॉलो किया है, अपना प्रोसीजर पूरा फॉलो किया है, तो कल को कोई भी व्यक्ति अगर उसको क्वेश्चन करता है कि उसे तो पता ही नहीं चला, वो नहीं कर सकता। अब आरबीआई बैठ के हर एक को व्हाट्सएप तो करेगी नहीं, सबको फेसबुक पोस्ट तो डालेगी नहीं, वो क्या करेगी, अपने उसमें सर्कुलर में उसको नोटिफाई कर देगी। और वो आरबीआई ने किया था 24 नवंबर को। तो आरबीआई जो कर सकती थी उसने सब कुछ किया। अब आपको नहीं पता चला, आपको नहीं पता था कि आपका प्लेन रुकेगा, ये सब आपकी परेशानी है, उसमें आरबीआई की कोई गलती नहीं है। इसलिए जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ वाला पॉइंट था वो भी दोस्तों खत्म हो गया। जहां तक कि आखिरी डिफेंस था कि वो जो है वो प्लेन के अंदर ही बैठा रहा। जो हमारा फेरा का स्टैट्यूट है और जिस सेक्शन के अंदर इस व्यक्ति को पकड़ा गया, उस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन कहता है कि भले ही कोई व्यक्ति व्हीकल से, क्राफ्ट से, एयरक्राफ्ट से बाहर ना आए, पर अगर वो इलीगल एक्टिव कोई ऐसा है कि कोई सक्षम है कोई ऐसा क्राइम करने के स्टैट्यूट के अंदर, भले ही उसकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लेता है, क्राफ्ट में बैठा रहता है, फिर भी उसको पकड़ा जाता है, पकड़ा जा सकता है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर वो कवर हो जाते हैं वो लोग जो भले ही एयरक्राफ्ट से बाहर नहीं आए और एयरक्राफ्ट के अंदर ही बैठे रहे। ठीक है, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड, इंटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्योंकि आरबीआई ने अपना नोटिफाई किया था वो आपकी गलती, और एक्सप्लेनेशन में जो इनक्राफ्ट पैसेंजर वाली बात थी वो हो गई खत्म। तो हमारे जो ये जर्मन सिटीजन थे इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाया और इनको जेल जाना पड़ा, इनको परेशानी उठानी पड़ी। दोस्तों अगर ये वाला केस है एमएच और सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, हम अपने अगले सेगमेंट पे मूव कर जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। फटाफट से वाई टाइप कर दो दोस्तों। बिल्कुल। अब दोस्तों हमारा लास्ट सेगमेंट है आज का, टेस्ट योर लर्निंग। कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उस बारे में है ये क्वेश्चन जो हमने आज पढ़ा है, देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया है। सब लोग तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सही आंसर देने की कोशिश करिएगा। और आज भी मैं पूरा वादा करता हूं कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, तो फंसना नहीं है, अपना दिमाग लगाना है। पहला सवाल है, इनमें से क्या मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 के तहत, आईपीसी के तहत इनमें से क्या मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? पहला ऑप्शन है सॉइल, दूसरा ऑप्शन है चेक, तीसरा ऑप्शन है ट्री, चौथा है फिश इन टैंक। बताओ इनमें से क्या मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? क्या सॉइल मूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं, इमूवेबल है। बताओ सॉइल, बताओ, मैंने अभी किया आपको कंफ्यूज। ए दे रहे हैं ना लोग जवाब। बताओ सॉइल का नेचर बताओ, सॉइल है या नहीं? सॉइल एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। लैंड का पार्ट है? नहीं। क्या लैंड से इस तरीके से अटैच्ड है कि इसको अलग नहीं हो सकता? परमानेंटली फास्टेंड है? नहीं, उठा लो ऐसे, है ना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। चेक तो आपको पता ही है मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। जो फिश है, कोई मछली है टैंक के अंदर, टैंक हो सकता है कि वो फिक्स हो पर मछली तो फिक्स नहीं है ना, तो वो भी एक तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी है। पर ट्री, अगर ट्री जब तक खड़ा है, जब तक जमीन पे खड़ा हुआ है सही तरीके से, वो तो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब उसको काट दो वो बात अलग है, फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, पर उस सब में नहीं जाना है। ऑप्शन में बस ट्री लिखा हुआ है, तो ट्री एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जब तक वो फिक्स्ड है। दूसरा सवाल,
When a person gains by unlawful means, जब किसी व्यक्ति का फायदा होता है अनलॉफुल मीन्स के तहत, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, उसको क्या बोलते हैं? चीटिंग, रॉन्गफुल गेन, फ्रॉड या फिर थेफ्ट। किसी का फायदा होना गलत तरीके से, अनलॉफुल मीन्स से। बिल्कुल सही, रॉन्गफुल गेन बोलते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग डिसऑनेस्टली, मतलब डिसऑनेस्टली एक्ट करने के लिए क्या जरूरी है? मेंस रिया जरूरी है, मतलब इंटेंशन। मोटिव जरूरी है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस होना जरूरी है, या फिर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होना जरूरी है। एक्टिंग डिसऑनेस्टली के लिए क्या चाहिए? मेंस रिया चाहिए, मोटिव चाहिए, रॉन्गफुल गेन या लॉस चाहिए, या फिर फ्रॉड चाहिए। डिसऑनेस्टली है, फ्रॉडेंटली नहीं है, डिसऑनेस्टली है। डिसऑनेस्टली के लिए क्या चाहिए? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, फ्रॉडेंटली के लिए इंटेंशन वाली बात आती है। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। अ पर्सन डजंट हैव रीजन टू बिलीव समथिंग इफ ही डजंट हैव एनी। कब कोई व्यक्ति रीजन टू बिलीव नहीं कर सकता जब तक उसके पास क्या ना हो? क्या चीज जरूरी है रीजन टू बिलीव के लिए? इंफॉर्मेशन का होना, सफिशिएंट कॉज का होना, ठोस वजह का होना, नॉलेज का होना, जानकारी का होना, इंटेंशन का होना। रीजन टू बिलीव के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट कॉज, नॉलेज या फिर इंटेंशन। बिल्कुल सही दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, जब तक कोई व्यक्ति रीजन टू बिलीव नहीं बोल सकता, जब तक उसके पास उस बिलीफ के पीछे ठोस वजह ना हो। ठीक है, सफिशिएंट कॉज का होना जरूरी है। और दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी? इनमें से क्या चीज, आप लोग एग्जाम्पल मांग रहे थे ना वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, आगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको बताना है जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा। पहला, अ रेंट नोट, मतलब एक रेंट एग्रीमेंट। दूसरा, अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब जब कोई व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इतने पैसे वापस करूंगा। डीड ऑफ डाइवोर्स, जो तलाक का कागज होता है। और चौथा, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो आप इंश्योरेंस कराते हो उसका जो सर्टिफिकेट होता है। इन चारों में से क्या चीज वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है? रेंट एग्रीमेंट, प्रोमिसरी नोट, डीड ऑफ डाइवोर्स या फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। बताओ भाई, प्रोमिसरी नोट नहीं है या फिर डीड ऑफ डाइवोर्स नहीं है या फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है? क्या पहचान थी? याद करो, तुक्के मत मारो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की क्या पहचान थी? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में किसी ना किसी के फेवर में एक लीगल राइट क्रिएट होता है, या एक्सटेंड होता है, या ट्रांसफर होता है। और वो क्या होता है? एक एक्नॉलेजमेंट, किसी व्यक्ति के राइट का, किसी व्यक्ति की लायबिलिटी का, किसी व्यक्ति के राइट का, किसी व्यक्ति के लायबिलिटी के एक्नॉलेजमेंट को हम बोलते हैं क्या? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्या एक रेंट एग्रीमेंट किसी का राइट और लायबिलिटी बताता है? बिल्कुल बताता है। क्या एक प्रॉमिसरी नोट किसी का राइट और लायबिलिटी बताता है? बिल्कुल बताता है। को जो पैसा दे रहा है, जिसको वापस करना है, उसकी लायबिलिटी बता रहा है, और जिसको पैसा लेना है उसकी राइट बता रहा है। क्या डीड ऑफ डाइवोर्स किसी की राइट और लायबिलिटी बता सकता है? यहां पे जो पति पत्नी के बीच में उनका पर्सनल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, मेरा पीछा छोड़ दे, उसकी बात नहीं हो रही। डीड ऑफ डाइवोर्स मतलब जिसके तहत तलाक हुआ है ना, उसकी बात है। और आखिरी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट।
अरे आप इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो, इंश्योरेंस के प्रीमियम में आपको क्या होता है कि कल को अगर कोई भी चीज होगी, नुकसान होगा, आप बीमार होगे तो आपको पैसा मिलेगा ना। तो वो भी तो एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट है आपके राइट का और कंपनी की लायबिलिटी का, है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डीड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज हमारा सैटरडे था, कल संडे है। हैप्पी संडे टू यू ऑल। हम लोग मंडे को मिलेंगे एविडेंस लॉ की क्लास के साथ 7 बजे शाम को, और ऐसे ही हमारा सफर चलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपना सपोर्ट बना के रखिए दोस्तों। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। व्यूअरशिप हमको दोस्तों बढ़ानी है, तभी ये सीरीज आगे बढ़ पाएगी। इसका पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करें, बट उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाएं। और लोगों को जोड़ना आप लोगों से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसी इन्वायरमेंट में हैं, उसी एरिया में हैं। आपका फ्रेंड सर्कल है जो एक ही जैसी चीजें कर रहा है, एक ही चीज में आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फैलाएं। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, वीडियोस को शेयर करें। देखिए यूट्यूब पे सारी वीडियोस जा रही हैं, किसी को नहीं हटाया जा रहा है, तो उनको दिखाएं। देखिए, आप खुद देखिए, खुद टेस्ट करिए, अगर अच्छा लगे तो जरूर आइए। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मदद करें इस बात को फैलाने के लिए, व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको मंडे को मिलता हूं 7 बजे। बाय बाय।